हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में चावल की फसल बोई जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक धान की फसल उगाई जाती है। चावल मुख्यतः एशिया के मानसूनी प्रदेशों में बोई जाने वाली फसल है, परंतु निम्न उत्पादकता के कारण चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, वो किस महाद्वीप पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप पर। तो इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना था, वो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इरिट्रिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। यह पश्चिम में सूडान, दक्षिण में इथियोपिया और दक्षिण पूर्व में तिब्बती से घिरा है। इरिट्रिया नाम की उत्पत्ति रेड के लिए प्राचीन ग्रीक शब्द इरिट्रिया से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वंशानुक्रम के नियम को दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीजे मेंडल ने। तो मेंडल ने वंशानुक्रम के नियम को दिया था और इन्होंने मटर के पौधे पर शोध किया था। नेक्स्ट है, गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीफू, असम में। तो गर्म पानी अभयारण्य जो है वो असम राज्य के दीफू में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो गर्म पानी वन्य अभयारण्य भारत के असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित एक 6.05 वर्ग किलोमीटर बड़ा अभयारण्य है। इसमें कई गर्म पानी के चश्मे और जलप्रपात हैं। यह अभयारण्य नामबोर अभयारण्य से घिरा हुआ है, जिसमें आर्किड की 51 दुर्लभ जातियां मिलती हैं। नेक्स्ट है, गटर के संत के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा को। तो मदर टेरेसा को गटर के संत के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा को वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि दी थी। अपने जीवन काल में गटर के संत के नाम से दुनिया भर में मशहूर कोलकाता की मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च की संत भी बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी नोबेल पुरस्कार जो है वो भौतिकी और रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इन तीनों के लिए ही दिया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा और साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला नोबेल पुरस्कार पदकों का अग्रभाग सम्मान होता है, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल की छवि और उनके जन्म और मृत्यु के वर्षों, यानी उनका जन्म 1833 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1896 को हुई थी, इसका उल्लेख किया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू और न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्षेत्रफल और प्लेटफॉर्मों की संख्या के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह टर्मिनल 49 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 44 प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
चितरंजन दास। तो चितरंजन दास जो है, इन्हें देश बंधु की उपाधि से नवाजा गया है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो चितरंजन दास देश बंधु, इनका जन्म 1870 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1925 में हुई थी। ये सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देश बंधु की पदवी से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कान्हा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध नहीं है, मगर काजीरंगा, केवलादेव, सुंदरवन, ये तीनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के बाघ अभयारण्यों में से एक है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। तो उत्तराखंड जो है, इसकी राजधानी देहरादून है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत देश के एक से अधिक राजधानियों वाला राज्यों में शामिल होने वाला उत्तराखंड 5वां राज्य है। इस राज्य की 2 राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। पहले यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,236 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वे अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदेव। तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपलब्ध वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। और जयदेव का जन्म जो है वो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ था। वे बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी की तिथि है, अतः जयदेव ने इसी समय गीत गोविंद की रचना की होगी। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। तो 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता था, जिसे गैट कहते हैं। इनके प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी। वस्तुतः इस सम्मेलन में गेट को नया नाम विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO दिया गया। यह संगठन 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है, क्योंकि तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परावैंगिक किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। इसका जो प्रमुख कारण है वो है परावैंगिक किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार ने। तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अंबिका चरण मजूमदार नरम विचारों के राजनेता थे। वे 1916 की लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और इसी अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल को फिर से एक साथ लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1946 ईस्वी में। तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तथा एवी अलेक्जेंडर, ये एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे कि इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाए तो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह जो थे वे फिजी देश के खिलाड़ी थे। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सूची से। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। 1992 के 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अफगान युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1839 ईस्वी में। तो 1839 ईस्वी में पहला अफगान युद्ध हुआ था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसे प्रथम अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये 1839 से 1842 के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया था। इसकी प्रमुख वजह अंग्रेजों के रूसी साम्राज्य विस्तार की नीति से डर था। आरंभिक जीत के बाद अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। बाद में सामग्री और सैनिकों के प्रवेश के बाद वे जीत तो गए पर टिक नहीं सके। नेक्स्ट है, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचनाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वान भट्ट की। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी जो है वो वान भट्ट की ये रचनाएं हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो वान भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। नेक्स्ट है, खाड़ी सहयोग परिषद का गठन मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इन देशों के द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद का गठन हुआ था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो उद्भव एवं विकास कुवैत सरकार ने 6 अरब खाड़ी राज्यों और विशेष सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बंधनों से जुड़े हैं और इनको एक मंच पर लाने के लिए एक संगठन का प्रस्ताव तैयार किया था। तदनुसार रियाद समझौता जारी किया गया, जिसने सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में सहकारी प्रयासों को सुझाव दिया था। और इस सुझाव में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों को मूल रूप से खाड़ी सहयोग परिषद के गठन में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1997 में। तो भारत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 में शुरू किया था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया था। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1776 में। तो 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। इसके बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध 1775 में शुरू हुआ था और ये युद्ध 1783 तक चला था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में
स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन और उसके तहत उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों के बीच ये एक सैन्य संघर्ष था, जिससे वे उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बने और इसकी शुरुआती लड़ाई उत्तर अमेरिकी महाद्वीप पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय जो है वो दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। इसमें पुलिस सेवा का इतिहास संग्रहित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यह 4 सीजीओ कॉम्प्लेक्स परिसर में स्थित है और शनिवार तथा रविवार को ये बंद रहता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पनिनी कौन थे? तो पनिनी जो थे वे वैदिक काल के एक संस्कृत व्याकरणकर्ता थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पनिनी संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पनिनी का योगदान अतुलनीय माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।